प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा एवं अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित आप सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के सिलेबस से एक टॉपिक, एक पॉइंट जो कि है समानता के लिए शिक्षा यानी कि एजुकेशन फॉर इक्वेलिटी। तो देखिएगा सर, मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि इस पे नोट्स थोड़ा सा लेंदी हैं। जब मैंने अपने नोट्स बनाए थे, आप लोग धैर्य के साथ पूरे लेक्चर को सुने। और समता और समानता दो चीजें होती हैं, पहले इन पे अंतर हम स्पष्ट करेंगे, फिर समानता के लिए या समता के लिए क्या क्या भारत सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं और जैसे कि हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद से जो अलग अलग हैं एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति, इन सब के लिए क्या क्या प्रावधान है कि समानता की व्यवस्था की जाए, समता को समता प्रदान करने की कोशिश की जाए। जैसे पीडब्ल्यूडी एक्ट है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, और भी सुकन्या समृद्धि योजना है महिलाओं के लिए, अलग अलग जो बालिकाओं के लिए है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, हम सभी को डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सर आप अपना धैर्य बनाए रखें। तो देखिएगा, सबसे पहले समानता के लिए शिक्षा, ये टॉपिक में हम सबसे पहले डिस्कस करना चाहेंगे समता और समानता में अंतर। हम कितनी बार समता और समानता दोनों को सेम समझ बैठते हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन इक्विटी यानी कि समता एंड इक्वेलिटी यानी कि समानता। तो देखिए साहब, समानता क्या है हम पढ़ते हैं और उसी के साथ साथ एक्सप्लेन भी करेंगे। समानता का अर्थ है सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना बिना उनके व्यक्तिगत अंतर या आवश्यकताओं पर ध्यान दिए। मीन्स यह कहता है कि सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या सभी को एक जैसे अवसर प्रदान किए जाए, लेकिन व्यक्तियों की उनकी जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसको ध्यान में नहीं दिया जाता है। ठीक है, समानता में बस केवल इतना होता है समान अवसर दे दें। अभी हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। अब देखिएगा साहब, यह दृष्टिकोण मानता है कि सभी को एक जैसे संसाधन, अवसर और सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं कुछ भी हों, तो सभी को एक जैसे संसाधन दे दो कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारे संविधान में क्या है मैं आपको बताऊं, अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। कुछ एससी, एसटी, ओबीसी जो अन्य पिछड़ी जातियां होती हैं, इनके लिए कुछ अलग प्रावधान किए जाते हैं। ठीक है, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके लिए अलग प्रावधान किए जाते हैं कि उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको क्या किए जाए, अवसर दिए जाए, उसको समता कहेंगे। लेकिन यहाँ समानता में सभी को एक जैसे संसाधन या अवसर प्रदान किए जाने चाहिए कहता है। अब देखिएगा, पहला एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एक कक्षा में सभी छात्रों को समान पाठ्य पुस्तकें देना, चाहे उनकी सीखने की क्षमता या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ये हो गया समानता, हो गया कि सभी को समान प्रकार की पाठ्य पुस्तकें दे दी गई। अब देखिए, अगर कोई ब्रेल लिपि में अगर कोई जैसे नहीं देख सकते हैं, कोई अंधापन है, दिव्यांग व्यक्ति है, अब आपने उनको भी वही पाठ्य पुस्तक दे दी, तो समानता तो कहती है एक जैसी पाठ्य पुस्तक दे दो, लेकिन समता क्या कहेगी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। समानता समझ गया, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं दिया जाता है, बस समान संसाधन, समान अवसर दे दिए जाएंगे। अब देखिए समता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समानता। ठीक है, जब समता होगी तभी असली समानता आएगी। देखिए, समता का तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार संसाधन और अवसर प्रदान करना, ताकि सभी को समान अवसर मिल सके। अब देखिएगा सर आगे, समता में क्या है, देखिएगा, यह दृष्टिकोण मानता है कि लोगों की आवश्यकताएं और परिस्थितियां भिन्न होती हैं, इसलिए उन्हें उनकी जरूरतों के अनुसार समर्थन मिलना चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल, एक कक्षा में उन छात्रों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना जो सीखने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, ताकि वे अन्य छात्रों के साथ बराबरी से सीख सकें, तो यह समता है। देखिए, क्लास में कुछ बहुत अच्छे बच्चे हैं,
आपने क्लास में एक लेक्चर दे दिया, किसी शिक्षक के द्वारा क्लास में एक लेक्चर दे दिया, हो सकता है वो तो समानता हुई कि सभी को एक जैसा लेक्चर दे दिया। हो सकता है कि जो तीव्र बुद्धि हैं, कुशाग्र हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं तो बहुत जल्द समझ जाएंगे, लेकिन जिनकी बुद्धि लब्धि कम है उनको थोड़ा सा, कमजोर वर्ग के बालकों को थोड़ा सा समय लग सकता है। इसलिए उनके लिए अतिरिक्त प्रयास करना वह समता है। छात्र के द्वारा उन पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना, शिक्षक के द्वारा उन पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना, उनके लिए अलग से रेमेडियल टीचिंग करना, यह समता है। ठीक है, यानी कि उनकी आवश्यकताओं के अनुसार। अब देखिएगा सर, यह पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से। समानता के लिए शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने प्रमुख रूप से सुझाव दिए। यह प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछा गया है कि समानता के लिए शिक्षा पर सबसे अधिक प्रयास किसने करा। तो देखिएगा, जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अपना लेक्चर अपलोड किया है तो उसमें एक तो दो वहां पर पार्ट थे, एक तो उसका दस्तावेज था और उसकी एक कार्य योजना के दस्तावेज थे ना। अपनी कार्य योजना को भी अलग से प्रकाशित करने वाला पहला आयोग था, पहली शिक्षा नीति थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो अब यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज के चौथे भाग में, यानी कि जो उसका मूल दस्तावेज था उसके चौथे भाग में समानता के लिए शिक्षा की बात की गई है। तो एक फैक्ट यहां से निकल के आया। तो शायद समता और समानता को आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर एक इमेज हमने ले रखी है गूगल से, इसके आधार पर शायद आप समता और समानता को समझ जाएंगे। देखिए, पहली वाली इमेज में आप यहाँ पे देखिए समानता को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक क्रिकेट स्टेडियम में, दोनों फिगर में आप देखिए कुछ लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं। तो पहला समानता क्या कहता है कि हमने दोनों को क्रिकेट मैच देखने का अवसर दे दिया। देखिए, ये नंबर 1 है, यहाँ पर मान लीजिए नंबर 2 व्यक्ति हैं और ये नंबर 3 व्यक्ति हैं। आप इसमें देख रहे होंगे तीनों के हाइट का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और जनरल सी एक ही चीज है कि समानता पर ये आपको एग्जाम्पल मिल जाता है। इनकी तो हाइट ज्यादा है तो ये तो आसानी से मैच को एंजॉय कर रहे हैं, ये थोड़ी बहुत देख पा रहे हैं लेकिन कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। इनकी हाइट इतनी कम है कि इनके सामने तो दीवार लग गई तो मैच देख ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए क्या समानता तो है, तीनों को अवसर दे दिया गया, लेकिन यहाँ पर उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया। जैसे इनके लिए आप यहाँ से देख रहे होंगे जो बॉक्स इनको दिए गए हैं खड़े होने के लिए, तीनों को एक समान दिए गए हैं, तो नंबर 3 वालों को तो कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे अब यहाँ से देखिए समता में, देखिए समता में क्या होता है, मैच देखने का अवसर तो तीनों को मिल ही रहा है, लेकिन साथ में इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि उनकी साहब व्यक्तिगत आवश्यकताएं क्या हैं, क्या उनको कोई विशेष उपबंध की आवश्यकता है। देखिए पहले नंबर वालों को देखिए, दूसरी इमेज में इनकी हाइट इतनी है कि बिना स्टूल के या यहाँ पर देखिए बिना किसी बॉक्स के ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैच को देख सकते हैं बिना किसी सपोर्ट के। इनको जो यहाँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थे तो इनके लिए वही रखा यहाँ भी, क्यों तो मैच तो देख ही पा रहे। जो तीसरे नंबर वाले यहाँ पे थे ये मैच को नहीं देख पा रहे थे, तो इनके लिए यहाँ पे 2 बॉक्सेस लगाए गए ताकि ये भी मैच को एंजॉय कर सकें। तो समता में क्या होता है, जिनको अधिक आवश्यकताओं की जरूरत होती है उनको क्या किया जाता है, यहाँ पर उनके लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, तो आप समता और समानता में समझ गए होंगे कि सभी एक तरीके से उस चीज का फायदा उठा सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं साहब, समानता के लिए शिक्षा। ठीक है, तो देखिएगा समानता के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इक्वलिटी एक ऐसा दृष्टिकोण है जो शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त असमानताओं को कम करने और समान अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। देखिए हमारे समाज में बहुत प्रकार की असमानताएं होती हैं और शिक्षा के समानता के लिए शिक्षा क्या है, कि ऐसी शिक्षा है जिसके द्वारा उन असमानताओं को साफ क्या कर सके, हम कम कर सकें। देखिए आगे बढ़ते हैं, समानता के लिए शिक्षा का अर्थ क्या है। देखिए सभी वर्गों, जातियों, धर्मों, लिंगों और आर्थिक स्थिति से परे हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, यानी कि जाति के आधार पर किसी को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाए, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, मतलब सभी को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो सकता है कि हमको समता करनी पड़े और हमारे भारतीय संविधान में समता है। जैसे आप देख रहे होंगे कहीं पर SC ST के लिए आप देखते हैं
नौकरियों में भी एक अतिरिक्त आरक्षण है, ठीक है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है 4% का आरक्षण। ये सब उच्च शिक्षा में प्रवेश में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 5% रिजर्व सीटें रखी जाती हैं। क्यों रखी जाती हैं सब चीजें? कि समता, उनको अतिरिक्त आवश्यकताओं की जरूरत है, इसलिए वहां पर समता के अंतर्गत इनको रखा जाता है, ठीक है साहब। समानता के लिए शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, जातीय, भौगोलिक आदि कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे। क्योंकि देखिए जो असमानताएं होती हैं जनरली दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है प्राकृतिक, ठीक है, नेचुरल, और दूसरी होती है आर्टिफिशियल, जिसको मानव निर्मित कहते हैं। प्राकृतिक तो ऐसी होती है, भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, जैसे कहीं पर इतनी दुर्गम परिस्थितियां हैं कि वहां पर उचित प्रकार की शिक्षा, यानी कि जैसे कि डिग्री कॉलेजेस खोलना पॉसिबल नहीं है उनके क्षेत्र में, तो उनके लिए भी व्यवस्था की जाती है कि थोड़ा डिग्री कॉलेजेस या कॉलेजेस दूर होते हैं, ठीक है। वो एक अलग चीज है कि भौगोलिक दृष्टि से उसको कैसे हम समानता उसमें भी लाने के सरकार प्रयास करती है। लेकिन मानव निर्मित क्या होता है, कितनी बार धर्म के आधार पर असमानताएं पाई जाती हैं, जातिगत भेदभाव पाया जाता है, ये असमानताएं हैं। आर्थिक दृष्टि से दुर्बल गरीब वर्ग के बच्चों के साथ असमानता नहीं की जानी चाहिए, तो समाज में किसी का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। तो समानता के लिए शिक्षा क्या करती है कि समाज में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, जाति, भौगोलिक ऐसी असमानताएं न हो, ठीक है, इनको दूर करके सभी को शिक्षा प्रदान की जाए साहब। अब आगे चलते हैं साहब, देखिएगा। देखिए सर क्या है, महात्मा गांधी ने कहा था समानता तभी संभव है जब हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिले और शिक्षा के माध्यम से वह अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सके। देखिए जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो फिलोसोफर हुए उन्होंने क्या कहा है उसको भी हम आपके सम्मुख रख रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंदी है इसलिए हम थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन स्पीड उतनी ज़्यादा भी नहीं है, हम एक्सप्लेनेशन भी आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिएगा साहब, दूसरा क्या कहा महात्मा गांधी जी ने, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में समानता और सामाजिक न्याय की भावना को विकसित करना है ताकि वह समाज में समरसता ला सके। तो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि समानता के लिए शिक्षा के अंतर्गत यह कथन किसका है, तो ध्यान में रखिए आप, महात्मा गांधी, बार बार रिवाइज कीजिएगा इनको। अब देखिएगा साहब आगे, प्लेटो साहब ने क्या कहा है, देखिए, शिक्षा समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर प्रदान करने का माध्यम है ताकि व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सके और समाज में न्याय की स्थापना हो। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं साहब, रूसो साहब ने क्या कहा है, समानता पर आधारित शिक्षा वह प्रक्रिया है जो प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता देती है और सभी को समान रूप से विकास के अवसर प्रदान करती है। ठीक है साहब, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, इनको आप जरूर ध्यान में रखें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। H.G. वेल्स साहब का क्या कथन है, देखिए, इन्होंने कहा है शिक्षा का उद्देश्य समाज में समानता लाना है क्योंकि असमानता सभ्यता के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। यह अन्य एग्जामों में पूछा गया भी है, यह डेफिनेशन ध्यान में रखें कि समानता के लिए शिक्षा के संदर्भ में यह कथन किसका है। शिक्षा पहले लिखा जाएगा, शिक्षा का उद्देश्य समाज में समानता लाना है क्योंकि असमानता सभ्यता के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। H.G. वेल्स साहब ने कहा है, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट साहब, इनका अर्थ तो आप समझ ही रहे होंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एडम स्मिथ साहब ने क्या कहा है, देखिए, एडम स्मिथ साहब ने कहा है समान शिक्षा का उद्देश्य समाज में समान अवसर और आर्थिक न्याय प्रदान करना है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार सफलता प्राप्त कर सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा है, देखिए, समानता आधारित शिक्षा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। देखिए क्या कहा कि समानता आधारित शिक्षा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। अब देखिएगा साहब आगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा समानता के लिए शिक्षा वह साधन है जो न केवल व्यक्ति को ज्ञान और कौशल प्रदान करती है बल्कि उसे आत्मनिर्भर और समाज में योगदान के लिए तैयार करती है। थॉमस जेफरसन
इन्होंने कहा है शिक्षा का उद्देश्य हर नागरिक को समान अधिकार और स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए तैयार करना है। तो ठीक है साहब, आप इनको जरूर ध्यान में रखें। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, समानता के प्रोत्साहन हेतु संवैधानिक प्रावधान क्या है भारतीय संविधान में, यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो जो भी आर्टिकल हम आपको बताएंगे आप उनको जरूर ध्यान में रखें साहब। अब आप समझ गए ना समानता और समता, अब तो आप समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, कि सभी को समान अवसर मिल सके। यहाँ पर देखिएगा कहीं पर आरक्षण भी आएगा, किसी उसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग से आएगा, महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान आएंगे, वो समता के तहत आएंगे। और समानता तभी रियल में संभव है जब समता है, कि उनके व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए साहब। तो सब आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता के लिए शिक्षा से संबंधित विभिन्न अनुच्छेद सम्मिलित किए गए हैं, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करने का वादा करते हैं। पहला देखिएगा साहब, अनुच्छेद 14 है, आर्टिकल 14, जिसको मैं आपको ये भी बता दूं, ये आपके सिलेबस में, लेक्चरर स्क्रीन सिलेबस में जो जीएस का 35 मार्क्स का पोर्शन है, उसमें आपका फंडामेंटल राइट्स है, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में आते हैं। उसमें से कुछ अधिकार जो यहाँ पर समानता के लिए शिक्षा के अंतर्गत हैं, उनको हमने यहाँ पे कवर किया है। तो आर्टिकल 14 कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। तो विधि और कानून के समक्ष समानता का अधिकार, तो देखिए यह अनुच्छेद कहता है कि सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान अधिकार प्राप्त है और राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिले। लेकिन यहाँ पर हमने उस बात को नहीं लिया है, हमने केवल उस बात को लिया है जो हमारे सिलेबस में, मतलब अभी पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बात में यह भी होता है, मैं आपको बता दूं, कुछ अपवाद भी होता है इसमें, जैसे राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, इनको इनके लिए थोड़ा सा असमानता होती है कि जिनके कार्यकाल के दौरान कभी भी इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यदि इनसे कोई गलती होती तो पहले उससे वो क्या करेंगे, वो पद से हटाया जाएगा, उसके बाद होंगे, ठीक है। तो लेकिन मेन क्या है कि विधि के समक्ष सभी के लिए, कानून के समक्ष सभी के लिए समान अधिकार होंगे, यानी कानून सभी के लिए समान होगा। अनुच्छेद 15 क्या करता है, देखिए सभी को समानता देने के लिए। आर्टिकल 15, जिसको हम भेदभाव का निषेध भी जानते हैं, यह कहता है कि धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए शिक्षा से कैसे है, बिल्कुल जुड़ा है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षकों के द्वारा या छात्र छात्राओं के द्वारा या विद्यालय प्रबंधन के द्वारा या किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं कहूं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी यह लागू होता है कि धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति आधार के आधार पर किसी भी छात्र के साथ या व्यक्ति में छात्र आगे, छात्राएं आगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो समानता के लिए शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है। अब देखिएगा जो इंपोर्टेंट होगा उसको हमने और लिखा होगा। देखिए आर्टिकल 15 के पार्ट 4 में राज्य समाज के कमजोर वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। देखिए जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण और विशेष योजनाएं सम्मिलित हैं ताकि सभी को समता प्राप्त हो सके, ठीक है। क्यों, तो समानता तभी संभव है, बार बार कह रहा हूं, जब समता है। तो आर्टिकल 15(4) को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें आपसे पूछा जाता है समानता के लिए शिक्षा के लिए या समानता के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए SC ST OBC के लिए राज्य शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण और विशेष योजनाएं या विशेष प्रावधान कर सकता है, किस अनुच्छेद में सम्मिलित है। तो आर्टिकल 15(4) ध्यान रखिएगा, लोक सेवा आयोग इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। आर्टिकल 16 देखिएगा साहब, लोक नियोजन, यानी कि जिसको हम सार्वजनिक नियोजन कहें या सार्वजनिक नौकरियां कहें, नौकरियों में अवसर की समानता का अधिकार। अब इसमें क्या है, देखिए यह अनुच्छेद शिक्षा और नौकरियों में अवसरों की समानता प्रदान करता है, मीन सभी को समान अधिकार देता है, और कहता है कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर सरकारी नौकरियों से वंचित नहीं रहेगा। समझ गए। इसी के आर्टिकल 16(4)A में SC ST OBC के लिए नौकरियों में आरक्षण है। क्यों, समता प्रदान करने के लिए, ठीक है साहब।
हमने पहले कहा था समता में क्या आता है कि जिनके लिए कुछ विशेष आवश्यकताओं की जिनको आवश्यकता है। अब देखिएगा साहब, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर अब करंट की दृष्टि से। देखिए 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 15 में खंड 6 तथा अनुच्छेद 16 में खंड 6 जोड़ा गया। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बीच में बोलना चाहूंगा, जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है मेंस के लिए, तो वो लोग अक्सर बुक पढ़ते हैं एम लक्ष्मीकांत जी की, काफ़ी अच्छी बुक है, आप उसको भी पढ़िए। लेकिन मैंने जो यह नोट्स बनाए थे उस समय, यह मैंने जोड़ा था, एक बुक आती है भारतीय संविधान में ही, डॉक्टर डी बसु जी की, दुर्गा दत्त बसु। तो मैं स्क्रीनिंग वालों के लिए नहीं कहूँगा कि आप उसको पढ़ें, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस मेंस के लिए हैं वो एक बार डॉक्टर दुर्गा दत्त बसु जी की बुक भी पढ़ सकते हैं, डॉक्टर डी बसु, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी बुक लिखी है और उसी से मैंने ये पॉइंट जो लिखा हुआ है उसी बुक से लिखा हुआ है साहब। मुझे याद है कि उसी बुक से जब हम तैयारी कर रहे थे तो मैंने दुर्गा दत्त बसु जी की बुक से इसको लिखा था। तो देखिएगा क्या कह रहा है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम हमने बोला कि 2019 द्वारा अनुच्छेद 15 में, ध्यान से समझिए, अनुच्छेद 15 में खंड 6 को और अनुच्छेद 16 में भी खंड 6 जोड़ा गया। अब क्या है देखिए उसके पार्ट 6। देखिए साहब, पहले अनुच्छेद 15 में छठा क्या जोड़ा गया, ये कहता है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, जो ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए अनुच्छेद 15 का 6 कहता है कि जो उच्च शिक्षा है या शैक्षणिक संस्थानों में उनको आरक्षण दिया जाएगा, 10% मैक्सिमम सीट की रिजर्व रखी जाएंगी, जो आपको पता है ईडब्ल्यूएस का है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से। तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 15(6) का क या 15(6)(a) सामान्य श्रेणी के लिए, हाँ ध्यान रखिए, सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध किया जा सकता है। इसमें तो कहा जाता है कि राज्य उनके लिए उपबंध कर सकता है। अब 15(6) का ही 15(6) के ख में या 15(6) के बी में क्या है देखिए, SC ST और OBC के अलावा, यानी कि ईडब्ल्यूएस जो होता है वो SC ST OBC वालों के लिए नहीं होता है। पहली बात के अलावा कह दिया ना, भिन्न नागरिकों, जनरली जनरल श्रेणी के लिए होता है, भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों से भिन्न, अब मैं समझाऊं पूरा, शैक्षणिक संस्थानों से भिन्न, यानी कि अनुच्छेद 30(1) में क्या होते हैं ना कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं वो अपने लिए शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, उनमें नहीं होगा आरक्षण, उनसे अलग भिन्न प्राइवेट शैक्षिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वो राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता न पाने वाली हैं, प्रवेश से संबंधित हैं, लेकिन जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अधीन होगा। देखिए लैंग्वेज थोड़ा टफ होती है, यहां पर आप सीधे सीधे ये समझिए 15(6) के बी में साहब क्या है कि जो ईडब्ल्यूएस वाले होंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर, उनको प्रवेश में आरक्षण है, नौकरी में नहीं है, और प्रवेश में जो कुल सीटें होंगी उनके मैक्सिमम 10% कुल सीटों का उनके लिए रिजर्व रखी जाएंगी ईडब्ल्यूएस के लिए, और इसका वर्तमान में पालन होता भी है। अब देखिए साहब, अनुच्छेद 16 के 6 में क्या है, 15 के 6 में समझ गए, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण किसमें, प्रवेश के लिए। देखिए साहब, अनुच्छेद 16(6) क्यों जोड़े गए आर्थिक रूप से कमजोर के लिए, ये इसलिए क्योंकि आर्थिक रूप से भी जो जनरल सामान्य श्रेणी में आते हैं लेकिन आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं आरक्षण की आवश्यकता थी। क्यों दिया गया, समानता के लिए या समता के लिए, तो ध्यान दीजिएगा समता के लिए, ठीक है, और समानता तभी संभव है जब समता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अनुच्छेद 16(4) में उल्लेखित SC ST OBC के अलावा, देखिए ये अनुच्छेद 16(4) में किसके लिए आरक्षण था, SC ST और OBC, तो कहा जा रहा है अनुच्छेद 16(4) में उल्लेखित SC ST OBC के अलावा भिन्न नागरिकों, यानी कि जनरली सामान्य श्रेणी आई, के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पद के विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ग के पदों के अधिकतम 10% के अधीन आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो समझ गए 16(6) में क्या है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण हो गया, नियुक्तियों में, ठीक।
तो इसको भी आप समझ गए, समानता के लिए शिक्षा में। अब अनुच्छेद 17 देखिए, ये कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि ये कहता है कि किसी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म आदि के आधार पर नहीं पुकारा जाएगा। समझ गए? उसे सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक धार्मिक स्थलों, मंदिरों में प्रवेश आदि से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि सभी लोग जो सार्वजनिक मंदिर है, धार्मिक स्थल है, वहां पे जा सकते हैं। जाति धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, छुआछूत जो था। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो उसमें 6 महीने की सजा, ऐसे प्रावधान भी हैं यदि कोई इसका उल्लंघन करता है। अब देखिएगा साहब, और इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। तो देखिएगा 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत यह अनुच्छेद जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 21A है, अनुच्छेद 21 नहीं है, अनुच्छेद 21A है, आर्टिकल 21A। ठीक है, यह 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत इसको ऐड किया गया था। तो यह क्या कहता है, देखिए यह अनुच्छेद कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आप सभी लोग इसको जानते हैं। यह समानता के लिए शिक्षा की नींव रखता है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो। अब देखिएगा साहब, आगे सारे अनुच्छेद आप जरूर याद रखें। अब देखिए अनुच्छेद 29, आर्टिकल 29 भारतीय संविधान का, यह है अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा का संरक्षण। तो देखिएगा इसमें क्या है, अनुच्छेद 29(1) के अनुसार भारत के क्षेत्राधिकार में रहने वाले नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे कायम रखने का अधिकार होगा। यानी कि अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा को संरक्षण यहाँ पे दिया गया है। किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित या उससे अनुदानित किसी भी शिक्षा संस्थान में केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यह बात भी इसमें भी है। अब देखिए आगे, अल्पसंख्यक अपनी भाषा, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है तथा उसे भाषा, जाति, धर्म के आधार पर किसी संस्था में जाने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, यानी कि सब पढ़े सब बढ़े, जो सर्व शिक्षा अभियान ने कहा था, उसी प्रकार की ये चीजें हैं, जरूर आप ध्यान में रखें साहब। अनुच्छेद 30, आर्टिकल 30 क्या कहता है, ये कहता है अल्पसंख्यक अपनी पसंद की संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसे भी चलाने के लिए धन देगी। यह समानता के लिए शिक्षा सुनिश्चित करता है, खासकर वंचित समुदायों के लिए। ठीक है, अब देखिएगा साहब, आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38, सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा। यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह समाज में न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम करे। इसमें शिक्षा को एक उपकरण के रूप में देखा गया है जो सामाजिक और आर्थिक समानताओं को कम कर सकता है। यानी कि सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा के किसमें है, अनुच्छेद 38। अब मैं आपको बता दूं, जो फंडामेंटल राइट थे वो तो 12 से 35 थे। ठीक है, हमने सारे फंडामेंटल राइट यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, तो सब अलग है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल 19 है, वो समानता से संबंधित नहीं है तो उसको यहाँ नहीं लिया। अब आपको पता होगा अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51, आर्टिकल 36 से 51 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अनुच्छेद 38 किसके तहत आया, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। इसलिए इसकी लैंग्वेज में यह लिखा है कि यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह समाज में न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम करे। ठीक है, सिफारिशें हैं यहां पर। अब देखिएगा अनुच्छेद 46 को देखते हैं इसके बाद से, तो ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या कहा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के लिए आर्टिकल 46 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शिक्षा का प्रचार, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा का प्रचार,
यह राज्य को निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों की विशेष देखभाल करें। आप इसके नोट्स जरूर बनाएं, आप इसको सब समराइज करने की कोशिश करें, क्योंकि तो सब शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आप कंफ्यूज इसमें ना हो, कंफ्यूज होने की स्थिति आती है, हमको अपने कंफ्यूज का जो फ्यूज है उसको बांधना होता है, ठीक है। बस कंफ्यूज देखो, एक हम बच्चों से भी बोलते हैं, क्लास में छात्रों से भी, थोड़ा सा आपसे भी इस बात को बोलता हूं। एक ये होता है कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, और उससे भी ज्यादा अच्छा है नो स्टडी नो कंफ्यूजन। कोई स्टडी नहीं करेंगे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। मोर स्टडी, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आप कंफ्यूज भी होंगे, ठीक है। लेकिन करना क्या होता है, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन में जो कंफ्यूजन होता है, जो फ्यूज होता है, उस फ्यूज को बांधना बहुत जरूरी होता है। समझ गए होंगे आप। अब देखिए आर्टिकल 51A, जिसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत भी कुछ कहा गया है। देखिए जो 11वां इसमें जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट के थ्रू। तो देखिए समानता के लिए मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत, समानता के लिए शिक्षा के अंतर्गत, हाँ, यह अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे और महिलाओं और बच्चों के लिए समानता सुनिश्चित करें। यानी कि कहीं ना कहीं समानता की बात हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत भी है। अब देखिएगा साहब, एक आर्टिकल 350A लिखा है हमने, इसमें क्या है देखिए। यह आर्टिकल कहता है प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या प्राधिकार का यह प्रयास होगा कि वे भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों के प्राथमिक स्तर की शिक्षा को मातृभाषा में देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहा जा रहा है, जो भाषाई अल्पसंख्यक है, भाषा के आधार पर भाषाई अल्पसंख्यक समूह से संबंधित बच्चों के प्राथमिक स्तर की शिक्षा को मातृभाषा में देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेंगे। अब देखिएगा साहब आर्टिकल 350B में क्या है। यह अनुच्छेद संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा से संबंधित मामलों में जांच पड़ताल के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। जो भाषाई अल्पसंख्यक होंगे उनकी अधिकारों की रक्षा हो रही है या नहीं हो रही है, उनको प्रॉपर अधिकार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उससे संबंधित मामलों में जांच पड़ताल के लिए क्या करता है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है यह आर्टिकल। अब देखिएगा कुछ हमने स्त्री शिक्षा के संदर्भ में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है दोबारा से, अनुच्छेद 15(3) जो पहले डिस्कस नहीं करा था लेकिन यहाँ करा है, हो सकता है कुछ फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको मिला हो। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को महिलाओं तथा बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अच्छा, अनुच्छेद 15(3) में मतलब ये है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। फिर से आया देखिए आर्टिकल 44, ये इसको भी हमने यहाँ लिया है। समान नागरिक संहिता, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी करेंट के हिसाब से इस पे लगातार काम चल रहा है। समान नागरिक संहिता, ये नीति निर्देशक तत्व में क्या कहा गया था देखिए, राज्य नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, जिसको हम यूसीसी के नाम से जानते हैं, आप सभी को पता है, सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। मीन्स सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था होगी, चाहे इसमें धर्म कोई भी हो। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि समान, ये पूछा जा सकता है करेंट के अनुसार कि समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के प्रत्येक राज्य, ऐसे पूछ लेगा, प्रत्येक राज्य जो है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, तो 44 में है, ध्यान रखें। अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45, 6 वर्ष से कम आयु की बच्चों के लिए शिक्षा तथा पोषण की व्यवस्था का प्रावधान करना, जैसे आंगनबाड़ी और बालवाड़ी में किया भी जाता है। ठीक है, अब देखिए साहब आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा महिलाओं और लड़कियों, बालिकाओं के लिए शिक्षा समता के लिए किए गए विस्तृत प्रयास। ठीक है, तो देखिए महिलाओं के लिए क्या किए गए हैं अलग से। समानता तभी असली रूप में हो सकती है जब समता हो। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, तो देखिए
कब हुआ प्रारंभ, इसको ध्यान रखना है, ऐसी चीजें बहुत पूछी जाती है। वर्ष 2015 में। उद्देश्य क्या है, एक तो घटते लिंगानुपात को सुधारना, लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना, सामाजिक जागरूकता फैलाना। कार्य योजना क्या है, शैक्षणिक खर्चों के लिए वित्तीय सहायता भी इसमें प्रदान की जाती है, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। दूसरा क्या है साहब, कब प्रारंभ हुआ, ध्यान में रखें इनको, सुकन्या समृद्धि योजना, SSA जिसको हम बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस में ये अकाउंट खोले जाते हैं बालिकाओं के नाम से, ठीक है, और इस पे सबसे ज्यादा वहां पे इंटरेस्ट रेट भी है, ऑलमोस्ट शायद 9.5% ऐसा कुछ, ठीक है। तो सुकन्या समृद्धि योजना वर्ष 2015 से यह प्रारंभ हुई। बालिकाओं के भविष्य की शिक्षा और शादी के लिए बचत, एक तो इसके लिए है कि बालिकाओं के भविष्य के लिए शिक्षा, कितना इस पे इंटरेस्ट है करेंट में, खैर ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। देखिए इस खाते में क्या होता है, आयकर में छूट, यानी कि अगर इनकम टैक्स लगता है तो वहां पर जो छूट पाने के लिए होता है, आप इसको भी वहां पर मतलब कंसीडर किया जाता है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना की पासबुक में जो भी आप जमा कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जमा राशि पर उच्च ब्याज दर इसमें होती है, ठीक है। अब देखिए और क्या है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, KGVV 2004। तो देखिए उद्देश्य क्या है, पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय होते हैं, आवासीय मीन्स वहीं निवास करते, वहीं रहते हैं। 6ठी से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। लाभार्थी कौन होते हैं, देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली बालिकाएं। देखिए कौन कौन से आते हैं, SC ST OBC और BPL वाले, बिलो पुअर लाइन, ठीक है। लाभ क्या है इसमें, मुफ्त आवास होता है और शिक्षा होती है, पुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, ये सब क्या होगी, मुफ्त होगी। अब देखिएगा मध्याह्न भोजन योजना, MDM जिसको बोलते हैं, मिड डे मील, ठीक है। अब ये समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आ चुका है, ठीक है, पोषण अभियान। तो इसमें देखिएगा अब इसका नाम हो चुका है प्रधानमंत्री पोषण योजना, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई थी, लेकिन उस समय क्या होता था, जो राशन होता था विद्यालयों से प्रदान किया था, लेकिन 2001 से विद्यालयों में पका हुआ भोजन मिला। 2001 पहले क्या होता था, इसमें चावल ऐसे दलिया जो भी होता था ये सब मिलता था घरों के लिए, लेकिन 2001 से विद्यालय में ही छात्रों को पका हुआ भोजन मिलेगा। और 2008 से इसका जो एक्सटेंड कर दिया गया, इसको कक्षा 8 तक कर दिया गया, ठीक है, पहले क्लास 1 to 5 था। तो MDM भी है। ऐसे आगे देखिए, अब ये बहुत, अब ये तो था कि हमने अभी तक SC ST OBC महिलाओं के लिए बात करी, अब आता है दिव्यांग जनों के लिए क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है करेंट के हिसाब से। दिव्यांग जनों को समता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास। तो देखिएगा एक तो IEDC था, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिजेबल्ड चिल्ड्रन योजना, यह 1974 में आई। इसका भी क्या था मैं आपको बता दूं, शॉर्ट में लिखा हुआ है कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए भी समावेशी शिक्षा प्रदान करना, उनके लिए अलग से प्रावधान किया जाना, उनको भी शिक्षा में सम्मिलित किया जाना। लेकिन उसके बाद PWD एक्ट आया, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम या दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, जिसको हम पर्सन विथ डिसएबिलिटी, PWD मीन्स पर्सन विथ डिसएबिलिटी एक्ट 1995 के नाम से जानते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है साहब, फिर इसको रिवाइज करके लाया गया RPWD एक्ट 2016 है, जिसको हम बोलते हैं राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटी, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप इसको भी ना छोड़ें। तो IEDC, ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिजेबल्ड चिल्ड्रन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 में, ध्यान में रखें। हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं PWD एक्ट 1995 को, दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995। तो देखिएगा यह दिव्यांग व्यक्तियों के हितों के लिए भारत में बनाया गया पहला अधिनियम था। तो पहला अधिनियम कौन सा है, दिव्यांग अधिनियम 1995। तो ध्यान रखिएगा साहब, इस एक्ट की धारा 1 के अनुसार, यानी कि PWD एक्ट 1995 की धारा 1 के अनुसार, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 है, ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए है। PWD एक्ट 1995 संपूर्ण भारत में एक्सेप्ट J&K, उसमें जम्मू और कश्मीर में नहीं ना, ठीक है,
एक्सेप्ट J&K 7 फरवरी 1996 से लागू हुआ। बना कब? एक्ट कब का है? 1995, भारत में लागू हुआ 7 फरवरी 1996 से। PWD एक्ट 1995 में, PWD मीन्स समझ लेना पर्सन विथ डिसेबिलिटी, दिव्यांगजनों के लिए, ठीक है, में 14 अध्याय एवं कुल 74 धाराएं इसमें हैं। अब देखिएगा और क्या क्या इंपोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। PWD एक्ट 1995 के अध्याय 5 में दिव्यांग छात्रों के संबंध में उनकी शिक्षा के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का वर्णन है। यानी कि उसमें जो 14 अध्याय है उसके कौन से अध्याय में दिव्यांगजनों की शिक्षा का वर्णन है? 5वें अध्याय में, ध्यान में रखें, ठीक। फिर इसकी एक कोई धारा 26 इंपोर्टेंट होगी इसलिए लिखा है। धारा 26 क्या कहती है? समुचित सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निःशक्त बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा आदि की व्यवस्था का किया जाना। किसमें है साहब? PWD एक्ट 1995 की धारा 26 कहती है कि समुचित सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निःशक्त बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा आदि की व्यवस्था की जाएगी। अब इसी का 26 का क क्या कहता है? देखिए 26 क कहता है यह सुनिश्चित करेंगे, यानी कि 26A, यह सुनिश्चित करेंगे, कौन करेंगे? समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी। हाँ, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक निःशक्त बालक को, निःशक्त कहने का मतलब है दिव्यांग, दिव्यांगता इसमें 7 प्रकार की थी, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, को यहां ध्यान दीजिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। देखिए 6 से 14 वर्ष तो किसके लिए थी? जनरली, लेकिन जो दिव्यांग हैं इनके लिए 18 वर्ष तक है, और यह RT एक्ट 2009 में भी यह है, इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। हमने जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT पढ़ा है तो उसमें भी इसको मेंशन किया है, ध्यान रखना। दिव्यांगों के लिए कहां तक है? 18 वर्ष तक, ठीक। और इनको निःशुल्क शिक्षा होती है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलती हैं। धारा 33 क्या कहती है इसकी? दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में 3% आरक्षण दिया जाएगा। यह PWD एक्ट 1995 की धारा 33 3% कहती है। मैं आपको यहां पर भी बता रहा हूं कि जो RPWD एक्ट 2016 है आएगा, राइट, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें नौकरी में आरक्षण 4% कर दिया गया था, ठीक है। और जो 7 प्रकार की दिव्यांगता थी उसको बढ़ा करके 21 कर दिया गया। तो PWD एक्ट 1995 में ध्यान रखना 3% आरक्षण है नौकरी में। अब देखिए PWD एक्ट 1995 में 7 प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन है। क्या है 7 प्रकार की दिव्यांगताएं? एक तो है साहब गति विषयक दिव्यांगता, ठीक है, यानी कि चलने में कठिनाई, चलने से संबंधित, ठीक है। दूसरी दृष्टि बाधिता, दृष्टि यानी कि विजन, देखना। निम्न दृष्टि, कम देखना। श्रवण बाधिता, सुनने में कठिनाई। बौद्धिक दिव्यांगता यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मानसिक व्यवहार, कुष्ठ रोग, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा नीचे जो लाइन लिखी है, दिव्यांगता की श्रेणी में सम्मिलित होने हेतु कम से कम 40% दिव्यांगता होनी चाहिए। यानी कि जब आपको चलने में 40% कठिनाई हो तभी आपको दिव्यांग माना जाएगा। दृष्टि से अगर आप 40% दिव्यांगता है, सुनने में है, मानसिक रूप से इंटेलेक्चुअल या कुष्ठ रोग जब 40% होगा तब आप दिव्यांगता की श्रेणी में आएंगे, उससे कम में नहीं आएंगे। अब किसी को थोड़ी बहुत चलने में दिक्कत हो रही है पैरों से, या फिर आंख थोड़ा कम हो गई, तो ऐसा नहीं कि हर कोई दिव्यांग हो जाए, ठीक है। 40% मिनिमम, वो डॉक्टर लोग उसके लिए, उसके हिसाब से उनकी टीम जो प्रमाण पत्र इसी RPWD एक्ट में है कि कौन प्रमाण पत्र जारी करेगा, वो सब दिशा निर्देश भी हैं। अब देखिएगा साहब, ये तो PWD एक्ट में 1995 में आपको क्या क्या ध्यान रखना था? 7 प्रकार की दिव्यांगताएं थी। 26 क में कि निःशुल्क 18 वर्ष तक क्या दिया जाएगा? शिक्षा प्रदान की जाएगी। 33 में आपके पास था कि सरकारी नौकरी में 3% आरक्षण। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। 7 फरवरी 1996 से लागू हुआ। अब आते हैं साहब RPWD एक्ट 2016 है, काफी इंपोर्टेंट, राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। हम प्रमुख यहाँ पे लेंगे, और समानता के इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं दिव्यांगजनों के लिए, पदोन्नति में, सरकारी नौकरी में, बहुत सारे हम साहब उनको कवर करेंगे जो जनरली शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें पहला देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNO ने 13 दिसंबर 2006 को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर उसके अभिसमय को अंगीकृत किया था।
अब देखिएगा आरपी यानी कि क्या कहा जा रहा है कि जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 दिसंबर 2006 को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर उसके अभिसमय को अंगीकृत किया था। यानी कि यूएनओ ने भी 2006 में दिव्यांगजनों के अधिकार पर बात की थी। ठीक है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अध्याय 3 में, ध्यान देखिए, अध्याय 3 में दिव्यांग छात्रों की शिक्षा का वर्णन किया गया है। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के कौन से अध्याय में बताया था मैंने? अध्याय 5 में। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अध्याय 3 में दिव्यांगजनों की छात्रों की शिक्षा का वर्णन है। आपसे पूछ लेगा कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांग छात्रों की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन किस अध्याय में? अध्याय 3 में, लेकिन धारा ज्यादा पूछता है। हाँ, अब देखिए धारा में देखते हैं साहब। तो अध्याय 3 के अंतर्गत ही यह धारा है, ध्यान में समझ रखना। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की प्रमुख धाराएं शिक्षा से संबंधित पहले देख रहे हैं। तो धारा 16 को देखिए साहब, यह बात करती है समावेशी शिक्षा की। सबसे पहले क्या कहा गया देखिए, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा सभी वित्त पोषित व मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं दिव्यांग बालकों के लिए सम्मिलित शिक्षा यानी कि समावेशी शिक्षा प्रदान करें। इस संबंध में निम्न उपाय करेंगे। देखिए धारा 16 में कहा गया है कि इनको भी अलग से कोई व्यवस्था नहीं, जैसे सभी छात्र पढ़ते हैं उन्हीं स्कूलों में उन्हीं छात्रों के साथ एक जैसी सुविधाएं देके समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग छात्र छात्राएं भी पढ़ें। तो किस में है साहब? धारा 16 में है। और समावेशी शिक्षा के लिए क्या क्या उपाय करेंगे? निम्न उपाय करेंगे, हमने देखा है। तो क्या क्या उपाय करेंगे उसमें इम्पोर्टेंट हम देखते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट देखिए, अब आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में, हर कोई इम्पोर्टेंट है कि क्या सम्मिलित है या क्या नहीं है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए क्या क्या है, उसको मेन देखिए। देखिए दिव्यांग बालकों को बिना किसी विभेद के प्रवेश देना। देखो प्रवेश देने से आप मना नहीं कर सकते हैं, जो मेन कॉमन स्कूल होते हैं वहां आपको दिव्यांग बालकों को प्रवेश देना होगा ही होगा। और अन्य व्यक्तियों के समान खेल और आमोद प्रमोद गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना। आप दिव्यांगों को अलग से, ऐसा नहीं कि आप उनको खेल नहीं खेलने देंगे, समझिए आप। अगला, भवन परिसर और विभिन्न सुविधाओं तक पहुंच बनाना। उनके लिए रास्ते अगर हैं, अगर किसी को व्हील चेयर से जाना है तो उसके लिए वैसी व्यवस्था की जाए, सीमेंटेड बढ़िया फ्लोर। जैसे इलेक्शन के टाइम पे जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए रास्ता जो होता है ऐसा बनाया जाता है कि जिसमें व्हील चेयर के माध्यम से उनको चलना है तो व्हील चेयर आसानी से चल सके। अगर हिल एरिया है पहाड़ी, ऐसा नहीं कि सीढ़ियां बना दी जाए। ठीक है, कोशिश पूरी की जाती है साहब। यह सुनिश्चित करना कि ऐसे व्यक्ति जो अंधा या बधिर या दोनों है, संसूचन की समुचित भाषाओं रीतियों तथा साधनों में शिक्षा प्रदान करना। यानी कि अगर अंधे लोग हैं, जैसे ब्रेल लिपि होती है उसके अनुसार, जैसे बधिर है, बधिर में जो कान नहीं सुनते हैं उनके लिए इशारों में, ठीक है, आप देखते हैं ना, इशारों के अनुसार। यानी कि संसूचना की समुचित भाषाओं रीतियों, यानी कि जिस प्रकार से उनको शिक्षा प्रदान की जाती है उसकी उस तरीके से शिक्षा प्रदान करना। अगला देखिए, बालकों में विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताओं का शीघ्रतम पता लगाना, जल्द से जल्द, और उन पर काबू पाने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करना। यानी कि अगर किसी में विद्या से संबंधित यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है किसी बालक में, कितनी है उसको पता करना। प्रत्येक दिव्यांग छात्र के संबंध में शिक्षा की प्राप्ति स्तरों और पूर्णता के रूप में भागीदारी प्रगति को मॉनिटर करना। आगे देखिएगा साहब, दिव्यांग बालकों और उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग बालकों के परिचर के लिए भी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना। यानी कि दिव्यांग बालकों के लिए तो परिवहन की सुविधा, अगर किसी की विशेष आवश्यकता है, उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग बालकों के लिए परिचर मीन जो उनके साथ चलेंगे, जो जैसे किसी को पकड़ के ले जाएंगे तो जो उनके सहायता के लिए होंगे उनके लिए भी परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध कराना। धारा 16 में था। ठीक है, अब देखिए धारा 17 में क्या है, देखिए साहब। धारा 17 कहती है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सम्मिलित शिक्षा को संवर्धित करने और सुकर बनाने के लिए विनिर्दिष्ट उपाय। सम्मिलित शिक्षा के लिए, समावेशी शिक्षा के लिए क्या उपाय हैं जरा देखिए। 17 को क्या कहता है, दिव्यांग बालकों की पहचान करने के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं को अभिनिश्चित करने और उस परिमाण के संबंध में
जहां तक उन्हें पूरा कर लिया गया है, स्कूल जाने वाले बालकों के लिए हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना। मतलब ये कहता है कि जो दिव्यांग बालक जिनको आपने पहचान लिया है, जो दिव्यांग है, उनका हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना कि उनके दिव्यांगता में क्या परिवर्तन है, कोई परिवर्तन है या किस प्रकार से उनकी प्रगति चल रही है, उनसे सर्वेक्षण किए जाएंगे। ठीक है, शिक्षा में है। अब देखिए, पर्याप्त संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, ठीक है, किसमें? धारा 17 ख में। आगे देखिए, शिक्षकों को जिसके अंतर्गत दिव्यांग अध्यापक भी हैं, जो सांकेतिक भाषा और ब्रेल लिपि में अर्हित हैं, और ऐसे शिक्षकों को भी जो बौद्धिक रूप में दिव्यांग बालकों के अध्यापन में प्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षित और नियोजित करना। यानी कि टीचर्स की ट्रेनिंग, कौन से टीचर्स की? जो दिव्यांग बालकों को शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, जिसमें दिव्यांग अध्यापक भी स्वयं हैं। ठीक है, अब देखिए धारा 17 का 6, जिसको हम हिंदी में जी बोलेंगे, सभी दिव्यांग छात्रों को 18 वर्ष आयु तक पुस्तकें, अन्य विद्या सामग्री और समुचित सहायक युक्तियां निःशुल्क उपलब्ध कराना। यानी कि 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के 17 जी में है, साहब ध्यान रखना। धारा 18, जिसको हम प्रौढ़ शिक्षा कहेंगे, तो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी प्रौढ़ शिक्षा में दिव्यांग जनों की भागीदारी, अब ये माध्यमिक शिक्षा नहीं, प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन में दिव्यांग जनों की भागीदारी को संवर्धित, सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए अन्य व्यक्तियों के समान शिक्षा कार्यक्रम जारी रखने के लिए उपाय करेंगे। यानी दिव्यांग जनों की प्रौढ़ शिक्षा में भागीदारी किसमें है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की धारा 18 में। धारा 31 क्या कहती है? देखिए, संदर्भित दिव्यांग बालकों की निःशुल्क शिक्षा। अच्छा ठीक है, धारा 18 में था केवल पुस्तकें और अन्य विद्या सामग्री या समुचित सहायक युक्तियां उपलब्ध कराना। धारा 31 में है साहब निःशुल्क शिक्षा। तो देखिएगा, धारा 31 की 1 क्या कहता है साहब, जरूर ध्यान में रखें। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, देखिए 2009 में भी है ना, में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी 6 वर्ष से 18 वर्ष तक का संदर्भित प्रत्येक दिव्यांग बालक का निकटवर्ती विद्यालय या उसकी पसंद के किसी विशेष विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार हो गया। यानी कि जो आपका आरटी 2009 में भी इस बात को है, तो उसी बात को यहाँ पर भी लिखा गया है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 आया, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के धारा 31(1) में भी वही बात यहाँ पर भी है कि 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 31 के 2 में देखिए क्या है, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संदर्भित प्रत्येक दिव्यांग बालक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक समुचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा की पहुंच हो। यानी कि सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांग बालक को 18 वर्ष की आयु तक प्राप्त होने तक समुचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा की पहुंच हो, यानी कि निःशुल्क शिक्षा की उसके लिए व्यवस्था हो, यह सरकार को कहा गया है। ठीक है, धारा 32 देखिए, उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, बहुत, हर कोई चीज इंपॉर्टेंट है, किसी को आप छोड़ नहीं सकते। उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण, इसमें क्या कह रहा है, इसमें पहला पॉइंट है, देखिए धारा 32 के 1 के तहत उच्च शिक्षा की सभी सरकारी संस्थाएं और सरकार से सहायता प्राप्त कर रही अन्य शिक्षा संस्थाएं संदर्भित दिव्यांग जनों के लिए कम से कम 5% स्थानों को आरक्षित रखेंगी। ध्यान रखना, उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए दिव्यांग जनों को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलता है? 5% मिलता है, ध्यान रखना। धारा 32 के 2 में देखिए साहब, उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए संदर्भित दिव्यांग जनों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की शिथिलता दी जाएगी। यानी कि जो हमारी किस एज तक होता है ना, कहीं पर प्रवेश की आयु, जैसे 18 से 28 है, सपोज कहीं 21 से 28 है, सपोज मैंने बोल दिया कहीं पर, तो और लोगों की अगर 28 हो रही है तो दिव्यांग वर्ष वालों के लिए 33 वर्ष तक होगा, 5 वर्ष बढ़ा करके, समझ गए। 32 के 2 में है साहब। धारा 34 में देखिए साहब, आरक्षण ये नौकरी में होगा, तो धारा 34 के 1 में क्या है, प्रत्येक समुचित सरकार प्रत्येक सरकारी स्थापना में नियुक्ति के लिए
संदर्भित दिव्यांगजनों द्वारा भरे जाने के लिए आश्रित पदों के प्रत्येक समूह से प्रवर्ग में कुल रिक्तियों की संख्या का 4% दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित। देखिए पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में था ये 3%, उसकी धारा 33 में था, ध्यान रखना। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की धारा 34 के 1 में कितना है, 4% आरक्षण है। अब देखिएगा साहब ये कुछ और भी, ये तो वो पहले वाली तो अभी शिक्षा और नौकरी से संबंधित थी, ये थोड़ा अलग से है लेकिन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। धारा 3 के 1 में क्या है, सरकार का कार्य यह है कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिव्यांग व्यक्ति भी अन्य व्यक्तियों के समान ही समानता के अधिकार, प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन और अखंडता के प्रति सम्मान के अधिकार को उपभोग करें। यहाँ पर यानी कि इसमें इनके अधिकार एवं हक की बात की, तो समानता का अधिकार है, प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन है, यह सब इनको अखंडता के प्रति सम्मान के अधिकार, यह इनको धारा 3 के 1 में मिलता है। धारा 3 के 3 में देखिए साहब, किसी भी विकलांग व्यक्ति से विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, धारा 3 के 3 पर है। धारा 3 के 4 पर किसी भी विकलांग व्यक्ति को उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब। अब देखिएगा साहब, धारा 4 कहती है दिव्यांग महिलाओं व बच्चों के लिए भी अधिकारों को सुनिश्चित करना, कि इनके लिए अलग से अधिकार होंगे। धारा 5 दिव्यांग लोगों को समाज में रहने का अधिकार है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के धारा 5 में आप उनको समाज से निकाल नहीं सकते या समाज में तिरस्कृत नहीं कर सकते। धारा 6 दिव्यांग लोगों को प्रताड़ना, निर्ममता, अमानवीय अथवा निकृष्ट व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करता है, धारा 6। धारा 7 दिव्यांग व्यक्तियों को दुरुपयोग, हिंसा तथा शोषण से बचाने के उपाय इसमें हैं। अब देखिएगा साहब, जो हम बात भी कर रहे थे अभी, धारा है 11 है, भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मतदान केंद्र यानी कि जो पोलिंग बूथ होते हैं दिव्यांगजनों की पहुंच में हो, यानी कि जो मतदान केंद्र हो वहां तक दिव्यांगजन जा सकते हो, और निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्री उनके लिए सहजता से समझने योग्य और उनकी पहुंच में हो, उनके लिए अलग से, ठीक है। अब देखिएगा धारा 66 के 1 में यहां पर क्या होता है, देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है। तो दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड का गठन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की कौन सी धारा के अंतर्गत किया जाता है, धारा 66(1), ठीक है। विशेष न्यायालय होते हैं इनके लिए, धारा 84 के अंतर्गत। अब देखिएगा साहब धारा 89 काफी इंपोर्टेंट है, देखिए क्या है, धारा 89 में है अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड, पनिशमेंट। देखिए अगर कोई व्यक्ति जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में दिव्यांगजनों को जो सुरक्षा है, जो अधिकार है, उनके अधिकारों का हनन करता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, दिव्यांगजन को परेशान करता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो वो देखिए अगर वो पहली बार किसी भी धारा का उल्लंघन करता है, पहली बार पहले उल्लंघन के लिए, तो 10,000 रुपया जुर्माना है सीधे। पश्चातवर्ती उल्लंघन यानी कि उसके बाद दोबारा से उल्लंघन करता है, एक बार उल्लंघन करने के बाद दोबारा उल्लंघन, तो कम से कम 50,000 और अधिक से अधिक 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है इसमें, वह उसके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर डिपेंड करेगा। अब देखिए इसकी अनुसूची है और उस अनुसूचित में कुल 21 दिव्यांगताएं दी गई हैं, क्या क्या हैं उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए साहब, पहले तो बात की है मैंने पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में 7 प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन था 1995 में, तो और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में कुल 21 प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन है। तो कौन कौन सी है जरा देख लेते हैं साहब जल्दी से। देखिएगा, एक तो शारीरिक दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता में पहला तो है गति विषयक दिव्यांगता, लोकोमोटर जैसे बोलते हैं, कुष्ठ रोग मुक्ति व्यक्ति, प्रमस्तिष्क घात, बौनापन, पेशीय दुष्पोषण यानी कि मांसपेशी दुर्विकास है, तेजाबी आक्रमण पीड़ित, तेजाबी नहीं होगा सॉरी, ये हो जाएगा तेजाब, तेजाब आक्रमण पीड़ित यानी कि एसिड अटैक, ठीक है। तो ये तो लोकोमोटर में थे। अब देखिए दृष्टिगत ह्रास यानी दृश्य हानि में एक अंधापन आता है, इसमें कम दृष्टि आता है। तो कितने हो गए जरा गिनिए। यहाँ पहले वाले में देखिए, गति विषयक 1, दिव्यांगता 1, कुष्ठ रोग मुक्ति 2, प्रमस्तिष्क घात 3, बौनापन 4, पेशी दुष्पोषण 5,
तेजाबी आक्रमण पीड़ित 6, अंधापन और कम दृष्टि 8 हो गई। ठीक है, अब देखिए श्रवण बाधित। श्रवण बाधित में यहाँ पर 2 और आ गए। श्रवण बाधित में कौन कौन सा है? बहरा और सुनने में कठिन। तो कितने हो गए? 10। अब बौद्धिक दिव्यांगता आ गई। ठीक है, विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताएं, जिसको हम विशिष्ट शिक्षण विकलांगताएं भी कहते हैं। इसमें अगला होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ऑर्डर। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही मानसिक व्यवहार हो गया, देखिए यह इसको मिला के शायद हमारा 11 हो गए। फिर क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल स्थितियां हो गई, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगी, पार्किंसन रोग जो आपने सुने हैं नाम। ऐसे ही देखिए यहाँ पर रक्त विकृति में देखिए आप हेमोफीलिया, थैलीसीमिया, सिक्कल कोशिका रोग और बहुदिव्यांगताएं। तो आप जब देखेंगे तो टोटल 21 होती है ना। आप बस नामों को ध्यान में रख लें कि कौन सा सम्मिलित है। जैसे हेमोफीलिया भी है, थैलीसीमिया भी है, तो RPWD एक्ट में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है आ जाएगा। तो आप इनके नाम जरूर देख लें एक बार रिवाइज करके कि कौन कौन है। जो एक अलग होगा वो नहीं होगा। अच्छा, इसको हमने कर लिया था। इसके बाद से साहब ये आता है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। समानता के लिए शिक्षा की सुनिश्चितता में शिक्षक, विद्यालय तथा पाठ्यचर्या की भूमिका, यानी कि शिक्षक की क्या भूमिका होती है, विद्यालय की क्या होती है, पाठ्यचर्या की क्या होती है, इसको भी जरा देखें। तो देखिए कक्षा कक्ष में समानता के प्रोत्साहन में शिक्षकों तथा विद्यालय की भूमिका। पहला साहब, विद्यालय प्रबंधन को सभी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों सभी के साथ समानता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, यानी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा है साहब, कक्षा कक्ष में शिक्षकों को शिक्षण अधिगम के दौरान तथा विभिन्न गतिविधियों के समय विद्यार्थियों के समक्ष समानता का व्यवहार करना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, शिक्षकों द्वारा धर्म, लिंग, जाति, संस्कृति, भाषा आदि के आधार पर विद्यार्थियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आप सब समझ रहे होंगे, इनको आप ध्यान में रखें। आगे देखिएगा साहब, यदि शिक्षक विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कोई अधिगम सामग्रियों का उपयोग करते हैं, तब यह ध्यान देना होगा कि सामग्रियां किसी व्यक्ति तथा वर्ग एवं समाज की विचारधारा के विरुद्ध कोई भेदभाव उत्पन्न न करे। आप अपने दिमाग में एक समझ बना लें इसकी, तो इससे जो प्रश्न आएगा आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। अब देखिए, शिक्षण के लिए विधियों, तकनीकों तथा रणनीतियों के चयन के लिए शिक्षक को अधिक सावधान होने की आवश्यकता है, ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न गतिविधियों को सम्मिलित किया जा सके, जो कक्षा कक्ष शिक्षण में बहुसंस्कृति तथा विविधता के प्रसंग को प्रस्तुत करता है। यानी कि किसी विशेष धर्म की संस्कृति पर वो शिक्षण विधियां नहीं होनी चाहिए। ऐसी शिक्षण विधियां हों जो सभी संस्कृतियों को साथ में लेके चलती है। आगे देखिए साहब, शिक्षक को यह ध्यान विशेष रूप से देना चाहिए कि कहीं छात्र आपस में देखिए धर्म, लिंग, जाति, संस्कृति के आधार पर भेदभाव न करें। कौन? छात्र भी न कर पाए आपस में भेदभाव। छात्रों को नैतिक शिक्षा एवं समानता के लिए शिक्षा आधारित ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अब देखिए, समानता की सुनिश्चितता में वो तो शिक्षकों की भूमिका थी, अब है पाठ्यचर्या की भूमिका। तो देखिएगा साहब, एक डायग्राम यहाँ पे हमने बनाया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए समान अवसर के लिए पाठ्यचर्या यहाँ पे मेंशन किया है डायग्राम का नेम। तो देखिए पाठ्यचर्या में दिखाया गया है एक तो अधिकार तथा उत्तरदायित्व। ठीक है, पर कैसा अधिकार होने चाहिए, यानी कि समानता के लिए शिक्षा के अधिकार भी उसमें होना चाहिए, उत्तरदायित्व उसको सम्मिलित किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम में। समावेशी पाठ्यचर्या होनी चाहिए, यानी कि सभी धर्मों को लेते हुए किसी धर्म विशेष पर नहीं होना चाहिए, किसी जाति विशेष पर नहीं होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए। ठीक है, सभी को सम्मिलित करने वाली। समावेशी अधिगम होना चाहिए, किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए कि सभी धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, या दिव्यांगजन, सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के हैं लोग, छात्र, सभी प्रकार के छात्र एक ही स्थान पर मिलजुल कर, यानी कि एक ही कक्षा में अधिगम कर सकें, इस प्रकार की पाठ्यचर्या होनी चाहिए। अगला, विविधता के लिए उत्तरदायी होना चाहिए कि सभी धर्म संस्कृतियों को उसमें अपनाया गया हो। अब देखिएगा साहब, विद्यार्थियों एवं समूहों के रूप में पहचान की बहुलता के लिए
लक्षित तथा उत्तरदायी होने के बजाय समानता एवं विविधता को पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यानी कि किसी विशेष समूह के लिए नहीं होना चाहिए, उसमें समानता होनी चाहिए और विविधता होनी चाहिए। अगला देखिए, पाठ्यचर्या की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि सर्वसाधारण के लिए होनी चाहिए, न कि केवल कक्षा कक्ष के लिए होनी चाहिए। आगे देखिए, सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी पाठ्यचर्या में समान रूप से सम्मिलित करना चाहिए, यानी कि तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। अब देखिए, सीमांतता का अध्ययन, विविधता में एकता, यानी कि पूरे भारत की जितने भी संस्कृतियां हैं, उन अलग अलग संस्कृतियां है ना, विविधता है, लेकिन उसके बाद भी पूरा भारत एक है। तो ऐसी अलग अलग संस्कृतियों का ज्ञान देते हुए ऐसा ज्ञान पाठ्यक्रम में होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए, सभी एक है। विविधता में एकता, विचार में समानता, विचार तथा कार्य जैसे प्रकरण भी विद्यालय कॉलेज पाठ्यचर्या में परिलक्षित होने चाहिए। मीन्स आप ये समझिए कि समावेशी शिक्षा समानता के लिए शिक्षा के आधार पर होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिएगा साहब, समानता के लिए शिक्षा का महत्व क्या है। जब इतना पढ़ लिया तो आप पूरा महत्व समझ ही सकते हैं। पहला है सामाजिक असमानता को समाप्त करना। तो देखिए, शिक्षा धर्म जात, शिक्षा जो होती है धर्म जाति लिंग और वर्ग के भेदभाव को खत्म करने में मदद करती है। यह सभी को समान अधिकार और समानता अनुभव कराती है। अगला है साहब, आर्थिक असमानता को कम करना। देखिए, शिक्षा गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर देती है। इससे गरीबी और बेरोजगारी को कम किया जा सकता है, जिससे आर्थिक असमानता जो है समाज में वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे देखिएगा साहब, महिला सशक्तिकरण। लड़कियों को शिक्षा देने से वे आत्मनिर्भर बनती हैं और समाज में समान अधिकार प्राप्त करती हैं। तो यानी कि समानता के लिए शिक्षा के द्वारा महिला सशक्तिकरण भी होता है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा। देखिए, शिक्षा नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है, जिससे वे समाज में समानता और न्याय की स्थापना कर सकें। अगला है साहब, बच्चों के जीवन स्तर में सुधार। तो क्या है कि नैतिक और समानता के लिए शिक्षा के द्वारा छात्रों के जीवन स्तर में सुधार किया जाता है। ये हमने कुछ मेन यहाँ पे लिखे थे। महत्व इसके अलावा और भी बहुत महत्व है। तो यहाँ पर साहब हमने प्रयास किया है कि समानता के लिए शिक्षा पर हमने यहाँ पे डिस्कस करा आज की इस लेक्चर में, जो हमारे यूकेपीएससी लेक्चरर के सिलेबस में है। तो इसमें इतना ही। हम आगे इस पर एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। आप भी अलग अलग बुक्स से या अलग अलग सोर्सेज से अपनी मेहनत करते रहें। यदि आपको हमारा आज का यह लेक्चर पसंद आया, समानता के लिए शिक्षा, यदि आपको इससे हेल्प हो रही है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। आप सभी ने मेरे को इतने धैर्य के साथ सुना, तो आप सभी का मैं अपने हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी तैयारी बनाए रखें। थैंक यू।